सभी का नमस्कार। नववीं सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सबका स्वागत है। हमने पिछली कक्षा में फ्रांसीसी क्रांति के कारण इस बिंदु का अध्ययन शुरू किया था। इस बिंदु में हमने राजनीतिक परिस्थितियां और सामाजिक परिस्थितियां के बारे में अध्ययन किया था। इसका जो तीसरा और अंतिम बिंदु है आर्थिक परिस्थितियां। आर्थिक परिस्थितियों में हम आज जानने का प्रयास करेंगे कि ऐसी फ्रांस में क्या आर्थिक परिस्थितियां पैदा हुई जिसके कारण से फ्रांसीसी क्रांति हुई। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। फ्रांस के राजाओं के द्वारा फिजूल खर्ची, यानी हमारा पहला बिंदु है कि फ्रांस के राजाओं ने अपने शासन काल में बहुत सारी फिजूल खर्ची की, जैसे कि उन्होंने अपने परिवार के ऐशो आराम के लिए अपने स्वयं के ऊपर बहुत सारा धन खर्च किया, जबकि उन्होंने जनता और देश के हित के लिए उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जिससे कि जनता उनसे खुश हो सके। इसलिए जनता बहुत नाराज थी कि फ्रांस के राजा स्वयं के ऊपर और अपने महल के ऊपर और अपने परिवार के ऊपर बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची करते थे, जिससे राजकोष खाली हो गया था। सबसे पहले हम लेते हैं लुई चौदहवां। लुई चौदहवां का जब शासन था तो उसने अपने शासन काल में लगातार युद्ध किए। जिन युद्धों की आवश्यकता नहीं थी, ठीक है ना, उन युद्धों को भी लुई चौदहवां ने लड़ा, जिसके कारण से शाही कोष खाली हो गया और आर्थिक व्यवस्था जो है वो धीरे धीरे बिगड़ती गई। दूसरे जो शासक बने लुई 15वां, जो लुई चौदहवां के उत्तराधिकारी थे। लुई 15वां भी अयोग्य शासक थे। ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध जो था उसमें उन्होंने भाग लिया और ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध में भाग लेकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की, जिससे कि उनके राजकोष पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और राज्य का राजकोष खाली हो गया, जिससे कि अर्थव्यवस्था धीरे धीरे बिगड़ने लगी। तीसरे जो शासक बने लुई 16वां। लुई 16वां भी अयोग्य शासक थे, निरंकुश थे, जनता के हित के बारे में नहीं सोचते थे। इन्होंने भी अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध में भाग लिया, अमेरिका की सहायता की। उनके 13 उपनिवेश ब्रिटेन से स्वतंत्र करवाने के लिए इन्होंने अमेरिका की सहायता की, जिसके कारण से लुई 16वां को युद्ध में बहुत सारा धन खर्च करना पड़ा और इनकी आर्थिक दशा धीरे धीरे खराब होगी। इन सब के कारण से फ्रांस की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे खराब होने लगी और फ्रांस की अर्थव्यवस्था खराब होने के पीछे इन तीनों शासकों के द्वारा अनावश्यक रूप से फिजूल खर्ची करना और अनावश्यक रूप से युद्ध में भाग लेना, इसके कारण से अर्थव्यवस्था धीरे धीरे खराब होती गई और जनता इनसे काफी नाराज थी। इसलिए सम्राट व परिवार अत्यधिक खर्च करते थे, ठीक है ना, यानी जो सम्राट था वो अपने परिवार के ऊपर और स्वयं के ऊपर बहुत ज्यादा धन खर्च करता था और जनता सम्राट से नाराज थी, ठीक है ना। तो ये कुछ कारण थे जिनके कारण से फ्रांस की शासन की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे खराब हो गई थी और अर्थव्यवस्था खराब होने के कारण फ्रांस के सामने आर्थिक संकट पैदा हो गया था। इसलिए हम कह सकते हैं कि इन आर्थिक परिस्थितियों के कारण फ्रांस की क्रांति का होना संभव हुआ, ठीक है ना। और यहीं पे हमारा फ्रांस की क्रांति के कारण इस बिंदु को हम यहाँ पे पूरा करते हैं। इसके बाद में हमारा जो मुख्य बिंदु आता है कि फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बना। जब फ्रांस की क्रांति हुई तो फ्रांस के आम लोगों ने, आम जनता ने क्या किया, उन्होंने अपने स्वयं का एक लोकतांत्रिक शासन बनाने की शुरुआत की और स्वयं का लोकतांत्रिक शासन बनाने के लिए उन्होंने स्वयं की नेशनल असेंबली बनाई, ठीक है ना। और जब उन्होंने ऐसा किया तो फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र बना। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब होता है कि लोकतांत्रिक संविधान और राजा की शक्तियां सीमित करना, यानी राजा की शक्ति तो होगी लेकिन सीमित होगी, ठीक है ना। और संविधान कैसा होगा, लोकतांत्रिक होगा, जिसमें जनता को अधिकार मिलेंगे। तो ऐसे शासन की शुरुआत जब फ्रांस में हुई तो उसे कहते हैं फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बना। कैसे बना इसके बारे में जानेंगे। सन 1791 का जो समय था उस समय नेशनल असेंबली के द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार किया गया। मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था नेशनल असेंबली यानी संसद की तरह कार्य करती है, ठीक है ना। एक प्रकार से आम जनता ने अपनी संसद का निर्माण किया जो कानून का निर्माण करती है और लोकतांत्रिक शासन
की स्थापना में अपनी भूमिका निभाती है। तो नेशनल असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार किया कि लोकतांत्रिक संविधान कैसा होगा, उसका प्रारूप बनाया। इस संविधान का उद्देश्य था कि सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। यानी इसका दूसरा पॉइंट कहता है कि जो लोकतांत्रिक संविधान बनाया गया नेशनल असेंबली के द्वारा, तो उसका क्या उद्देश्य था, जो सम्राट है जिसके पास में सारी शक्तियां थी, उसकी शक्तियों को सीमित करना ताकि वो निरंकुश ना हो और जनता को अधिकार मिले। तीसरा है कि शक्तियों का केंद्रीयकरण नहीं, यानी सम्राट के पास में सारी शक्तियां नहीं होगी, यानी सारी शक्ति किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होगी, उसको कहते हैं केंद्रीयकरण नहीं, बल्कि विभाजन होगा। यानी शक्तियों का क्या होगा, विभाजन होगा। और शक्तियां जो है व्यवस्थापिका, यहाँ पे व्यवस्थापिका को हम संसद भी कह सकते हैं। तो व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में शक्तियों का विभाजन होगा, यानी बंटवारा होगा। शक्ति किसी एक व्यक्ति के पास में नहीं होगी, शक्तियों का विभाजन होगा इन तीनों संस्थाओं में, और इन तीनों संस्थाओं के द्वारा अपनी अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए जनता के हित में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना की जाएगी। ठीक है। चौथा पॉइंट कहता है कि नेशनल असेंबली का चुनाव कैसे होता है। तो नेशनल असेंबली जो थी, जो लोकतांत्रिक संविधान का प्रारूप तैयार किया, लोकतांत्रिक शासन की शुरुआत की, उस नेशनल असेंबली के अंदर जो सदस्य हैं, उन सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। तो उनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष यानी जनता उन्हें डायरेक्ट वोट नहीं देती है। ठीक है ना। इसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि नागरिकों के द्वारा निर्वाचक समूह का चुनाव होता है। यानी नागरिक जो हैं, जनता जो है, जिनको वोट देने का अधिकार था, वो एक प्रकार से उन लोगों को वोट देते थे जिनको कहते थे निर्वाचक समूह। और ये सारे निर्वाचक समूह मिलकर क्या करते थे, ये सारे निर्वाचक समूह मिलकर नेशनल असेंबली का चुनाव करते थे, यानी नेशनल असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। ठीक है। तो नागरिकों के द्वारा निर्वाचक समूह का चुनाव होता था, यानी ऐसे लोगों का समूह जो है वो नागरिकों के द्वारा चुना जाता था, जिनको कहते हैं जनता के प्रतिनिधि। और ये निर्वाचक समूह जनता के प्रतिनिधि होते थे और ये नेशनल असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। ठीक है ना। इस प्रकार से नेशनल असेंबली का चुनाव जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि यानी निर्वाचक समूह के द्वारा होता था। इसलिए हम इसको कहते हैं कि नेशनल असेंबली का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता था। फिर इसके बाद में हम समझने का प्रयास करेंगे कि मतदान अधिकार सभी को नहीं था। यानी नेशनल असेंबली के अंदर जो लोग मतदान करते थे, ठीक है ना, उनको मतदान का जो अधिकार है वो देश के सभी लोगों को नहीं था। ठीक है ना। यानी मतदान का अधिकार किनको था, तो हम समझने का प्रयास करेंगे कि मतदान का अधिकार यानी मताधिकार 25 वर्ष से अधिक उम्र के पुरुषों, यानी जिन पुरुषों की उम्र 25 वर्ष से ज्यादा थी, उनको मतदान का अधिकार प्राप्त था। और ये पुरुष कौन होते थे, 3 दिन के बराबर कर चुकाने वाले, यानी ऐसे पुरुष जो 3 दिन के बराबर सरकार को टैक्स देते थे, कर देते थे। ऐसे पुरुषों की उम्र जो 25 वर्ष से ज्यादा थी और टैक्स देते थे, उनको मतदान का अधिकार था। ठीक है। निष्क्रिय नागरिक, निष्क्रिय यानी ऐसे नागरिक जिनको मतदान का अधिकार नहीं था, वो निष्क्रिय थे। ठीक है ना। जिनको कर देने में अयोग्य माना जाता था, ऐसे स्त्री व पुरुष निष्क्रिय नागरिक की श्रेणी में आते थे। यानी यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे कि निष्क्रिय नागरिक का तात्पर्य है कि वो कर देने में सक्षम नहीं थे, वो 3 दिन के बराबर कर नहीं दे पाते थे, जिसके कारण से उन्हें मतदान का अधिकार नहीं था, इसलिए उन्हें निष्क्रिय नागरिक कहते थे। और निष्क्रिय नागरिक में स्त्री व पुरुष दोनों आते थे। इसी प्रकार हमारा अंतिम बिंदु है कि संविधान की शुरुआत, जब संविधान की शुरुआत हुई तो नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ में हुई। यानी जब नेशनल असेंबली के द्वारा, नेशनल असेंबली ने जब संविधान का निर्माण पूरा कर लिया था, तो जब संविधान की शुरुआत फ्रांस में हुई, लोकतांत्रिक संविधान की शुरुआत हुई, तो नागरिक अधिकार का घोषणा पत्र तैयार किया गया कि नागरिकों को कौन कौन से अधिकार मिलेंगे, जिसमें कहा गया कि नागरिकों को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता, और इसके अलावा नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार मिलेगा।
ऐसे अधिकार नागरिकों को प्राकृतिक रूप से मिलेंगे जिनकी रक्षा नेशनल असेंबली करेगी और सरकार भी करेगी। इस प्रकार से संविधान की शुरुआत फ्रांस में हुई और हम कह सकते हैं कि फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र बनकर तैयार हुआ। आगे का हम अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।